हेलो गाइस, वेलकम टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम क्लास 9 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। बेसिकली ये चैप्टर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में उस टाइम पे क्या सिचुएशन रही होगी, हम स्टार्टिंग में उस बारे में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे करते करते हम हिटलर तक जाएंगे। ठीक है, हिटलर का राइज कैसे हुआ, बाकी सारी सी चीज़ें हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम वो देखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवा रहे हैं, तो अभी आपके बुक में ना एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्मेट में दिया हुआ है, अभी हम वो जानेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल, कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, बट हाँ आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो। और एक और चीज़, एज यू ऑल नो कि हम जो वाइश आई एस की जो टीम है, स्पेशली जो वाइस सर हैं, वो 1 ईयर स्टडी टाइम टेबल लॉन्च करने वाले हैं, जो कि फॉर 2024 ये हो भी चुका है। तो आप एक बार सर को मैसेज कर लो। ठीक है, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे देख लो कि क्या टाइम टेबल है क्या चीज़ नहीं है, आपको सारी चीज़ें आप जब सर को मैसेज करोगे तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी वहाँ से। ठीक है, यूट्यूब पर तो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो वहाँ पे क्या ही वेट करना, वहाँ पे देख लो। ठीक, हो सकता है आपका इसमें बेनिफिट हो जाए। सो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी पीपीटी में नहीं देखना, अभी जो मैं बोल रही हूँ बस वो सुनो। ठीक है, क्योंकि वो एक स्टोरी फॉर्मेट में है। एक 11 साल का लड़का होता है, ठीक है, जर्मन बॉय होता है वो, जिसका नाम होता है हेलमुथ। ठीक है, वो अपने बेड पे सोया हुआ होता है, मीन सोया नहीं होता, बस ऐसे ही लेटा होता है। ठीक है, और वो अपने पेरेंट्स को ना एक सीरियस टोन में उसके पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं, तो वो उनको ना सुन रहा होता है। उसके जो पापा होते हैं ना वो एक फिजिशियन होते हैं। ठीक है, और वो अपने वाइफ को कह रहे होते हैं कि अब वो टाइम आ गया है कि या तो मैं खुद सुसाइड कर लूँ या फिर मैं हम हमारी फैमिली को ही ख़त्म कर दें। अब ये सुन के वो बच्चा डर जाता है। ठीक है, और उसके पापा, मतलब वो ये भी सुनता है, ये भी वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि उसका जो पापा होता है वो बोलता है, उसके बाद में वो बोलते हैं उसके पापा कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो टाइम अभी हमसे दूर नहीं है जब अलाइज हमारे पास आएंगे और जैसे हमने क्रिपल्ड और जूस को मारा है वो हमें भी वैसे ही मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या होता है, अब जब इतना कोई भी बच्चा सुनेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है वो ना डर जाएगा। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, जो ये हेलमुथ होता है, ठीक है एक सेकेंड, जो ये हेलमुथ होता है और जो इसकी फैमिली होती है, इसके मम्मी पापा एंड ऑल जो भी होते हैं, ठीक है, तो ये लोग ना पिकनिक मनाने के लिए पार्क में जाते हैं, अच्छे से अपना हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा अच्छा गाना गाते हैं। ठीक है, मतलब होता है ना कि लास्ट टाइम आने वाला है तो लास्ट टाइम एकदम अच्छे तरीके से एंजॉय कर लो, तो ये लोग वही काम करते हैं। बाद में जो हेलमुथ का जो पापा होते हैं वो अपने आप को अपने ऑफिस में ना गोली मार लेते हैं। ठीक है, मतलब सुसाइड ही आप कह सकते हो उसको भी, ऑब्वियसली सुसाइड ही तो आई है। तो वो अपने आप को गोली मार लेते हैं और जो हेलमुथ ना ये सारी चीज़ें देख के डर जाता है, बिकॉज वो जो ब्लडी यूनिफॉर्म होती है, ऑफकोर्स जब अपने हाथ से गोली मारेगा कोई इंसान तो ब्लड तो बाहर निकलेगा ना। तो आपके बुक में ऐसा दे रखा है कि उनके जो फादर का जो ब्लडी यूनिफॉर्म होता है जो आग में जल रहा होता है वो हेलमुथ की आंखों में आज भी, नॉट आज भी, मतलब एट दैट टाइम की बात बता रही हूँ, वो रिफ्रेशमेंट क्रिएट करता है वहाँ पे। ठीक है, अब इस चीज़ को देख करके हेलमुथ इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो जब उसके बाद अपने घर जाता है ना तो वो खाना पीना बंद कर देता है। 9 साल के लिए वो कुछ खाता ही नहीं अपने घर का, उसको ये डर लगा रहता है कि कहीं उसकी मम्मी ने उसको उसके खाने में जहर वहर मिला के दे दिया तो ये ना ऐसी वाली सिचुएशन हो रखी होती है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है ये अभी हम आगे आने वाले सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अच्छा एक चीज़ और, ये हेलमुथ को ना पता नहीं होता है, मतलब उसको ये रियलाइज़ नहीं होता, उसको ये पता भी नहीं होता है कि जो उसका फादर था वो ना एक नाजी था, मतलब वो एडोल्फ हिटलर का ना बहुत बड़ा सपोर्टर था। ठीक है, और अगर आपको किसी के बारे में, नाजीज और हिटलर के बारे में पता होगा, तो ये हिटलर वही हिटलर है जो जर्मनी को ना एक माइटी पावर बनाना चाहता था, मतलब, और वो पूरा ऑल ओवर जो यूरोप है ना, यूरोप को वो पूरा कॉन्कर करना चाहता था। उसका ये एम्बिशन था कि वो पूरे यूरोप पे राज करे, और जो जर्मनी है ना वो एक सुपर पावर बन के उभरे। तो वो इसका एक आइडियोलॉजी थी ये हिटलर की। ठीक है, और अगर आप देखोगे ना तो जो नाजिज़म है ना वो कभी भी वर्ल्ड से और पॉलिटिक्स से आप उसको अलग नहीं कर पाओगे। जो नाजिज़म वाली आइडियोलॉजी है वो एसोसिएट करती है वर्ल्ड के साथ भी और पॉलिटिक्स के साथ भी। अभी चलो देखते हैं कि क्या हुआ। देखो 1945 में, मे का मंथ था, 1945 में क्या हुआ, जो जर्मनी थी ना उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया अलाइज के सामने। अगर आपको पता हो कि अलाइज में कौन कौन सी कंट्रीज थी तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता दो। ओके, तो जर्मनी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया अलाइज के सामने। और जब देखा हिटलर ने, जब ये सब देखा, तो इसको ना बहुत ही होता है ना कि हम तो पावर बनाना चाहते थे अपने देश का, बट हम खुद ही हार गए, तो अब हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। तो हिटलर क्या करता है, अपने एक मिनिस्टर के साथ में ना ये सुसाइड कमिट कर लेता है। ठीक है, कहाँ पे, बर्लिन
बर्लिन बंकर एक जगह है वहाँ पे, ठीक है। उसने अपने बर्लिन के बंकर में क्या करता है, वो ना सुसाइड कर लेता है अप्रैल के मंथ में। अब वॉर के एंड में क्या होता है, एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, ठीक है, न्यूरमबर्ग में। और वहाँ पे जितने भी नाजिज़्म वाले जो जितने भी लोगों भी ना नाजी पार्टी को सपोर्ट करे थे और जितने भी लोग ने ये क्राइम करा था, उनको ये कहा जाता है कि आपने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करी है, आपने बहुत सारे बिना मतलब के लोगों को मारा है। और सही बात है, ये जो हिटलर था ना, इसने क्रिपल्ड एंड जूस को बहुत बुरे तरीके से मारा था। मतलब अभी स्टार्टिंग में तो ठीक लगता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जर्मनी को इतना ह्यूमिलिएट करा गया था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में। अब आगे कोई भी आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, सभी के अंदर वो रिवेंज वाली फीलिंग आती है कि ठीक है, हमें रिवेंज चाहिए, हमारी जर्मनी को इतना ह्यूमिलिएट क्यों करा गया। बट एक टाइम पीरियड के बाद ना ये जो हिटलर की आइडियोलॉजी है वो बहुत ही गंदी होती जाती है। गंदी इन द सेंस कि वो बिना मतलब का लोगों को मारने पीटने लगता है, तो ये तो सही नहीं है ना। इसके अंदर वो रेसिज्म वाली आइडियोलॉजी आ जाती है कि ये आर्यन रेस का है, ये इस रेस का है, ये उस रेस का है, भी आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल बनाया जाता है इस वॉर के एंड में, ठीक है, जहाँ पे जितने भी नाजी वॉर क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको ये कहा जाता है कि आपने क्राइम अगेंस्ट पीस करा है, आपने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करी है, और जिन जिन लोगों ने ऐसा करा है उन सबके सबको प्रोसिक्यूट कर दिया जाता है, ओके। और ऑब्वियसली इन लोगों ने क्या किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हवाला दे करके इन ये जो हिटलर के जो भी नाजी पार्टी के लोग हैं, तो इनको कहा कि आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हवाला दे करके अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपने एक जेनोसाइडल वॉर कंडक्ट करा है, आपने एक बहुत ही लार्ज स्केल पे लोगों को मारा है। फॉर एग्जांपल देखो ना आप, इन लोगों ने किस किस को मारा था, बस नाम याद करना, नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। 6 मिलियन ज्यूज़ को मारा है, ठीक है, 2 लाख जिप्सीज़ को मारा है, 1 मिलियन पॉलिश जो सिविलियंस होते थे उनको मारा है, 70,000 तो उन जर्मन्स को मार दिया, मतलब खुद के लोगों को भी मार दिया। क्यों? क्योंकि खुद के लोग ना फिजिकली अनफिट थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी का हाथ पैर वर्क नहीं करता है, तो किसी का कुछ वर्क नहीं करता है, तो अकॉर्डिंग टू देम जिनका जो एकदम फिट है ना, वही हमारे जर्मनी में रहने चाहिए। जो जिनके अंदर थोड़ी सी भी डिसेबिलिटीज़ हैं वो हमारे किसी काम के नहीं हैं, और हम उनको मार डालेंगे। इनको मारते कैसे थे, तो ये ना एक गैस चैम्बर में उनको भेज दिया करते थे, ठीक है। इनके सेंटर्स अलग अलग हुआ करते थे, लाइक ऑस्ट्रिच में भी एक सेंटर है इनका। तो उनको उस गैस चैम्बर में ना बंद कर दिया करते थे, लोग खुद ही सफोकेशन की वजह से मर जाते थे। और जो ये मैंने बताया ना अभी, ये ट्रिब्यूनल ऐसा बनाया गया था न्यूरमबर्ग में, तो इसने मतलब ऐसा अलाउ तो करा था, इसने डिसाइड तो करा था कि हम जितने भी नाजी सपोर्टर हैं ना, हम उनको मारेंगे, हम उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। मारेंगे इन द सेंस कि लीगल चीज़ होगी, मतलब हाँ, ऐसा नहीं होता है कि नाजी ने भी किसी को भी उठा के मार दिया तो हम भी किसी को भी पकड़ के लेके आएंगे, हम उसको मार देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो ट्रिब्यूनल बना था वहाँ पे सब लीगल चीज़ें हो रही थी, ठीक है, कि इसने आपने ये क्राइम करा है तो उसकी पनिशमेंट ये है। तो इन लोग की ये थिंकिंग थी, इन लोगों ने ये डिसाइड करा था मिलके कि हम इतने लोगों को हम प्रोसिक्यूट करेंगे। बट एट द लास्ट मोमेंट क्या होता है ना कि जो एलाइज पावर होते हैं, जो ये ट्रिब्यूनल के मेंबर्स जो भी होते हैं, उनको ये रियलाइज़ होता है कि अब अगर हमने जर्मनी के साथ कुछ भी कराना तो एक और हिटलर आएगा ऐसे ही, और फिर ऐसे ही हम लोग को तबाह करके जाएगा, और फिर हम लोग किसी भी लायक नहीं रह जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है ना कि अब ये लोग वर्ल्ड वॉर 3 नहीं चाहते थे, ठीक है, इसलिए बस कुछ ही नाजीज़ को डेथ सेंटेंस दिया गया था। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है, बस 11 नाजीज़ ऐसे थे जिनको सजाए मौत दी गई, ठीक है, बाकी सबको ऐसे छोड़ दिया गया। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, जो हेलमुट का फादर था, जो भी उनके फादर रहे होंगे हेलमुट के, वो बिना मतलब का बेफिजूल डरे हुए थे। जस्ट बिकॉज होता है ना कि अगर अगर मैंने कोई क्राइम करा है और वो बस मुझे ही पता है और पूरी दुनिया में किसी को पता ही नहीं है, तो मैं तो ऑब्वियसली बात है ना, मैं तो सबके सामने मैं डर जाऊंगी कि हाँ कोई बात नहीं है, एटलीस्ट मैंने करा तो है। अगर आप सच्चे इंसान हो, आपने कोई क्राइम करा है, तो आप सभी के सामने डर जाओगे। उसकी थोड़ी सी बात, उसकी ना थोड़ी सी जिक्र होने पे सबके सामने आप डर जाओगे, ठीक है। आप फेस भी नहीं कर पाओगे लोगों को। बट वही है कि किसी को कुछ फ़र्क वर्क पड़ता है नहीं, तो वो मुंह उठा के कहीं पे भी चला जाएगा, ठीक है। तो वही था, वो हेलमुट के जो पापा थे वो थोड़े से वाइज थे, दैट इज़ वाई उन्होंने सुसाइड वगैरह कर लिया, ओके। सो अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मारा तो बस 11 लोगों को था, बट जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी ना, वो बहुत सारे नाजीज़ को दी गई थी। और मैंने गलती से थर्ड वर्ल्ड वॉर बोल दिया। लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई थी, वहाँ पे जर्मनी को कैसे ह्यूमिलिएट करा गया था ये सभी को पता है। एंड ऑब्वियसली सही तो नहीं किया, ठीक है। अब जो भी करा इतना तो नहीं करना चाहिए था ना, उनके सारे रिसोर्सेस इन लोगों ने ले लिया। भी मैं बताऊंगी आगे क्या क्या करा था, क्या क्या नहीं। तो इन लोगों को कहीं ना वो डर था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने ऐसी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी इन लोगों पे इम्पोज करी है जर्मनी पे, अब वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज अब अगर वो हुई तो अभी ये वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे वॉर्स और भी हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ से पढ़ते हैं ना, बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक। अभी यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा। एक कहानी थी जस्ट, उस कहानी के थ्रू हमने बस ये आपको बताने की कोशिश करी कि
वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था उस टाइम पे क्या सिचुएशन रही होगी, और जब हिटलर आएगा तो वहाँ पे आगे क्या क्या सिचुएशन होंगी, ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है। देखो जर्मनी नो डाउट पहले वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था, ठीक है, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। तो वर्ल्ड वॉर लड़ा था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था कमेंट में बता दो मेरे को। उसके बाद में आप देखोगे किसके अगेंस्ट में लड़ा था। चलो मैंने अभी भी पूछा था, मैं बता ही देती हूँ, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, ठीक है। इन ये थे अलाइज पावर में, ठीक है। तो सभी को ये लग रहा था कि जल्दी जल्दी से लड़ाई वगैरह करते हैं, नहीं मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी लड़ाई करते हैं, हाँ, बट सबको एक ना क्रेज़ था कि हमें जीतना है, हमें जीतना है। ऐसे ही थोड़े ना वर्ल्ड वॉर 1 था वो, यार उसका इंपॉर्टेंस होगा ना। तो सभी को ये था, जितने भी लोगों ने, जितने भी कंट्रीज़ ने वॉर को ज्वाइन करा था, वो इसी होप के साथ ज्वाइन करा था कि हमें बहुत ही जल्दी विक्ट्री मिल जाएगी, ठीक है, हम लोग जीत जाएंगे। स्टार्टिंग में तो मतलब ये जो अलाइज पावर है इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, तो इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, बट स्टिल अच्छा जर्मनी ने ना थोड़े से उनको, जर्मनी को थोड़े से इनिशियल गेन्स मिले थे, उनको उन लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट हुआ था बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। बट हाउएवर जो अलाइज पावर थे ना, उन्होंने अपनी पावर को फिर से स्ट्रेंथन किया, जस्ट बिकॉज वहाँ पे यूएस की एंट्री हो गई थी 1917 में, और यहाँ पे ये लोग जीत जाते हैं और जर्मनी हार जाती है। और उसके बाद में ट्रीटीज़ वगैरह होती हैं। देखो एक ट्रीटी नहीं होती है, बहुत बड़ी सारी सी ट्रीटी होती हैं, बट ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जर्मनी को बहुत ही गंदे तरीके से ह्यूमिलिएट करा गया। अभी मैं बताऊँगी क्या हुआ था उसमें। और जब जर्मनी हार जाता है, ठीक है, तो जब जर्मनी के हारने के बाद में जो वहाँ का एम्परर होता है ना, तो वो भाग जाते हैं वहाँ से। अब इनको ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, एंड ऑफ कोर्स कोई बात नहीं है, हार जीत तो लगी रहती है, बट इनको पता नहीं क्या ही था उस टाइम पे कि ये वहाँ से अपना जो कंट्री है ना उसको छोड़ के वो चले जाते हैं। उसके बाद में कंट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि ऑब्वियस सी बात है, जब राजा रहेगा नहीं तो कंट्री को चलाएगा कौन, जनता थोड़ी ना चलाएगी। उस टाइम पे इतना भी वो डेमोक्रेसी एट दैट टाइम नहीं था, ठीक है। तो अब ये जो एम्परर होता है ना, वो वहाँ से चला जाता है, वहाँ से भाग जाता है। तो अब इन लोग को ये टेंशन होती है, जितने भी पार्लियामेंट्री जो पार्टीज़ होती है ना, उनको ये टेंशन होती है कि अब तो कोई है नहीं चलाने वाला, तो अब हमारे कंट्री को संभालेगा कौन, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो जितने भी जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ होते हैं ना, ये लोग नेशनल असेंबली तो ये लोग ना एक वाइमार नाम का प्लेस होता है, वहाँ पे ये लोग मिलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे इन लोगों ने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश करा था विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। लड़ाई वड़ाई के बाद ये पहला टाइम था जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था, वो भी फेडरल स्ट्रक्चर के साथ में, ठीक है। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये हुई थी कि यहाँ पे जितने भी वोट थे ना, वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड थे। कहने का ये मतलब है कि सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स दी गई थी, इंक्लूडिंग विमेंस टू, ठीक है। विमेंस भी थे उसमें, जितने भी अडल्ट थे, ऐसा नहीं कि बच्चे भी वोट डालने चले जाए, नहीं, उनका भी अपना एक क्राइटेरिया होता होगा, ठीक है। तो जितने भी अडल्ट थे ना, जितने भी विमेंस थी, वो सारी की सारी उन लोगों ने वोट डालने, वो लोग गए लोग। अच्छा ये कहाँ पे हुआ था, तो जर्मन पार्लियामेंट में हुआ था। जर्मन जो पार्लियामेंट है जर्मनी का, उसका क्या नाम है, तो रीचस्टैग, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो उतना नहीं है, खैर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं मेंस में, बट सुन लो एक कहानी की तरह, अच्छी अच्छी कहानी है, सुन लो। प्रॉब्लम ये हुई ना कि जो ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ये लेकर के आए थे, इसको ना किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डेमोक्रेसी भी चल रही थी वहाँ पे थोड़ी बहुत ठीक ठाक तरीके से, लेकिन फिर भी लोगों ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी ना, उससे लोग इतने ज़्यादा परेशान थे। वहाँ पे मतलब खाने पीने तक की चीज़ें नहीं है लोगों के लिए, उसके खाने पीने तक के पैसे नहीं है लोगों के पास में। और लोगों ने ये कहा कि हमारे पास, हमारा यहाँ पे खुद का पेट नहीं भर रहा, और तुम लोग यहाँ पे अपना डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, इसका हम क्या करेंगे जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जब हमारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास हम ना कहीं इधर उधर जा सकते हैं ना कुछ। एक ब्रेड का पीस खरीदने के लिए हमें इतने सारे पैसे लेने पड़ते हैं। मैंने बताया ना पिछले वाले चैप्टर में, मैंने आपको वर्ल्ड वॉर कहीं पे चल रहा था शायद, तो मैंने आपको थोड़ी बहुत इन्फो दी थी इस बारे में, ठीक है, कि जर्मनी की क्या हालात हुई थी उस टाइम पे। तो लोगों का ये कहना था कि हमारे पास जब कुछ है नहीं, तो हम आपके इस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का हम क्या करेंगे, ठीक है। चलो इन शॉर्ट में आप सुन लो कि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस थी, मैं कब से कह रही हूँ, मैं बताऊंगी मैं बता ही नहीं रही हूँ, बट अभी बताती हूँ, ठीक है। देखो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में क्या हुआ था, ये जो अलाइज पावर है ये जब जीत गई थी, तो इन्होंने कहा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं ये सारी की सारी जर्मनी की वजह से ही हुई हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैंने बताया ना कि जर्मनी वॉज अ पावरफुल एम्पायर, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीतने भी वाला था। मीन्स अगर यूएस की एंट्री नहीं होती तो ऐसी कोई चांसेस हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब पेपर में यही मत लिख के आना, बट सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। तो अगर यूएस की एंट्री नहीं हुई होती तो ऐसा मतलब पॉसिबिलिटीज़ थी, कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी, ओके। उसके बाद में देखो हुआ क्या था, तो अलाइज पावर जो थे ना, उन्होंने बहुत ही हार्श ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी पे लागू करी, जिसकी वजह से जो जर्मनी थी ना, वो उसने अपनी ऑलमोस्ट सारी की सारी जो ओवरसीज़ कॉलोनी थी सबकी सब जर्मनी ने खो दिया इन द सेंस, सबके सब इन लोगों ने खुद ही ले लिया जो अलाइज पावर थे। मतलब एज लाइक कि यहाँ पे खाना रखा हुआ है,
10 लोग को खाना है तो उनको कभी मिला है नहीं, तो सब आपस में डिवाइड कर लिया उन लोगों ने, ठीक है। ये चीज़ें हुई थी वहाँ पे। 13% जो टेरिटरी थी वो भी हाथ से चली गई। 75% ऑफ जो आयरन और जो 26% जो कोल हुआ करता था ना, वो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, जस्ट अ मिनट, हाँ, लिथुनिया को दे दी गई। उसके बाद से जो अलाइड पावर्स थे ना, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी अब हमारे जो पैसे वैसे खर्च हुए वो सब तुम्हारे वजह से हुए जर्मनी, और अब हमें सब जर्मनी से चाहिए। तो वॉर गिल्ट क्लॉज लगा करके ना जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, जस्ट बिकॉज कि जो भी वॉर में डैमेजेस हुए हैं वो सब जो हमने सफ़र करा है, जो अलाइड पावर ने सफ़र करा है, वो सब जर्मनी की वजह से करा है। तो आप पे वॉर गिल्ट क्लॉज लगाया जाता है और आपको इसके लिए कंपेंसेशन पे करने पड़ेंगे। अमाउंट पता है क्या था? 6 बिलियन, जो जर्मनी कभी नहीं कर पाता। आई थिंक इससे भी ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे जो बाद में जब जर्मनी ने मना करा ना कि अब नहीं है मेरे पास में, अब मैं नहीं दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कहाँ ही दूंगा, तो इन लोगों ने क्या करा, जो अलाइड पावर्स थे उन लोगों ने जो वहाँ का रिच रिसोर्स प्रोड्यूसिंग एरियाज़ थे ना, फॉर एग्जांपल जहाँ से कोल वोल मिलते थे, आयरन वगैरह, जहाँ पे गोल्ड वोल्ड मिलता था, ठीक है, वो सारा का सारा एरिया इन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया, जस्ट बिकॉज तुम नहीं दे सकते हो तो हमें तुम्हारा एरिया चाहिए, हमें नहीं पता है हमारा लॉस हुआ है और तुम्हारे वजह से लॉस हुआ है, तो सबके सब तुमको ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे से लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि जो वाइमर रिपब्लिक है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है जितना भी हम लोग वर्सलीज में हम लोग फेस करके आए हैं उसके लिए। अब आप बताओ ये लोग ऐसा क्यों कहते थे, ठीक है। अभी के लिए इतना रहने दो, अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे द अफेक्ट ऑफ वॉर। यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक बार और आप सर को एक बार ना कांटेक्ट कर लो। मुझे पता है इस वाले लेक्चर में कुछ खास था नहीं, लेकिन अगर मैंने इसको ज़्यादा लेक्चर को मैंने ज़्यादा लॉन्ग करा ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा स्लो में चलेगा, बट आपको समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। सो एक बार आप सर को कांटेक्ट कर लो। एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब पे आप सर ने लॉन्च कर दिया है, ठीक है, 2024 के लिए एक 1 ईयर का स्टडी टाइम टेबल सर ने लॉन्च कर दिया, आप उसको देख लो और सर को कांटेक्ट कर लो। और इस बार का जो प्रीलिम्स हुआ था यहाँ पे 40+ क्वेश्चन वाइस आईएएस की टेस्ट सीरीज से आए थे, तो लेट मत करो, एक बार सर को कांटेक्ट कर लो। अगर अच्छी लगे तो आगे आप कैरी ऑन करना, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।